नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आज की चर्चा सच में बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। जरा एक ऐसी तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक विशाल जल नेटवर्क जो करोड़ों लोगों को जीवन देता है, एक पूरी सभ्यता का पेट भरता है। लेकिन उस नेटवर्क के आधे हिस्से में बर्फ का एक भी कतरा नहीं है। हाँ, मतलब कोई ग्लेशियर नहीं है वहाँ। एकदम सही, कोई ग्लेशियर नहीं। तो फिर देश का एक बहुत बड़ा भूभाग सिर्फ एक मौसमी टाइमर यानी मॉनसून के भरोसे कैसे जिंदा है? आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन कुछ ऐसा ही है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च का बंडल है, उसकी मदद से हम भारत की मुख्य नदियों के उद्गम स्थलों का एक ऐसा नक्शा दिमाग में उकेरने वाले हैं जो रटी रटाई किताबी बातों से बहुत अलग है ना? बिल्कुल अलग है। जब हम ये खोजते हैं कि कोई नदी कहाँ से जन्म ले रही है, तो हम असल में उस पूरे इलाके के इतिहास और वहाँ की अर्थव्यवस्था की जड़ तक पहुँच रहे होते। नदियों को अक्सर देश की रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल से जोड़ा जाता है। हाँ, एक बहुत आम उपमा है। पर मुझे लगता है कि ये उपमा थोड़ी पुरानी हो गई है। अगर गहराई से सोचें तो ये एक बहुत ही जटिल और भीमकाय प्लम्बिंग सिस्टम है, जिसे प्रकृति ने लाखों सालों में डिजाइन किया है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ वाटर टैंक्स हिमालय की ऊंचाइयों पर रखें और कुछ जमीन के नीचे जंगलों में छुपे हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और भौगोलिक दृष्टि से इस प्राकृतिक इंजीनियरिंग को डिकोड करने के लिए सबसे पहले उत्तर की ओर चलते हैं, जहां हमारी बर्फीली चोटियां एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी हैं। उत्तर भारत से शुरुआत करना ही इस चर्चा की सबसे मजबूत नींव होगी। जब भी हम भारत के जलतंत्र की बात करते हैं तो हिमालय एकदम महानायक के रूप में सामने आता है ना? हाँ, एक निर्विवाद महानायक। हमारे नोट स्पष्ट रूप से हिमालयी नदियों, विशेषकर गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की भौगोलिक अहमियत को रेखांकित करते हैं। ये जानना सचमुच अद्भुत है कि कैसे ये ऊंचे -डिग्री वाले ठंडे पहाड़ करोड़ों लोगों के लिए जीवन की धड़कन बने हुए हैं। बिल्कुल। और ये पहाड़ देखने में एकदम निर्जन लगते हैं, लेकिन असल में सारा जीवन वहीं से शुरू हो रहा है। यही वो बिंदु है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। हम सब जानते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। हाँ, जिसे हम गौमुख कहते हैं। सही कहा, गौमुख। बर्फ की एक विशाल गुफा से पानी की धार फूटती है। ठीक उसी तरह यमुना नदी भी उत्तराखंड के ही यमुनोत्री हिमनद से अपना सफर शुरू करती है। मैं हमेशा इन हिमालयी नदियों की तुलना एक बैंक खाते से करते हैं। हाँ, एक ऐसे प्रीमियम बैंक खाते से जिसमें लगातार बिना रुके पैसा यानी पानी जमा होता रहता है। मतलब इस खाते का बैलेंस कभी शून्य नहीं होता। ये बैंक खाते वाली उपमा इस तंत्र को समझने के लिए एकदम सटीक है। लेकिन मेरा सवाल इसके पीछे के विज्ञान को लेकर है। गर्मी के मौसम में जब चिलचिलाती धूप होती है और बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता, तब भी ये नदियां पानी से लबालब क्यों भरी रहती हैं? यही पूछना चाहती है ना? बिल्कुल। इनका तंत्र काम कैसे करता है? तकनीकी भाषा में इन्हें सदाबहार या पेरेनियल नदियां कहा जाता है। अब सवाल है कि ये सूखती क्यों नहीं? इसका कारण ये है कि इनका आय का साधन दोहरा है। दोहरा है मतलब दो अलग अलग सोर्स। हाँ, इनके पास फिक्स डिपॉजिट के रूप में ग्लेशियर हैं और करंट इनकम के रूप में मानसूनी बारिश। अच्छा, तो गर्मी में क्या होता है? जब मई जून की भयंकर गर्मी पड़ती है और बारिश नहीं होती, तब यही गर्मी हिमालय के विशाल ग्लेशियरों के बर्फ को पिघलाने का काम करती है। अरे वाह, मतलब जितनी तेज गर्मी उतना ही ज्यादा बर्फ पिघलेगी। एकदम सही। और नदियों में उतना ही ज्यादा पानी आएगा। क्या बात है, यानी गर्मी ही इनका सबसे बड़ा ट्रिगर है। मैं तो सोचती थी गर्मी से नदियां सूखती हैं। आम नदियों में ऐसा ही होता है, लेकिन हिमालयी नदियों में नहीं। और जैसे ही गर्मियां खत्म होती हैं, मानसूनी बारिश शुरू हो जाती है, जो इन नदियों में और पानी भर देती है। बिल्कुल। यही वजह है कि उत्तर भारत के विशाल मैदानों में बहने वाली ये नदियां कभी सूखती नहीं हैं। लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि क्या? हिमालयी जलतंत्र सिर्फ गंगा और यमुना तक सीमित नहीं है। अगर हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी भीमकाय नदियों को देखें, हाँ, उनके बारे में तो बहुत सुना है। उनका जन्म स्थान तो भारत की वर्तमान राजनीतिक सीमाओं के भीतर है ही नहीं। सच में? हाँ, दोनों ही नदियां तिब्बत के एक बेहद दूरस्थ और ऊंचे पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से अपनी यात्रा शुरू करती है। एक मिनट, ये बात हमेशा दिमाग को घुमा देती है। मानसरोवर झील तिब्बत में है,
दोनों नदियां लगभग एक ही जगह से जन्म ले रही हैं। जी हाँ। लेकिन सिंधु नदी एकदम विपरीत दिशा में, मतलब पश्चिम की ओर बहकर लद्दाख और गिलगिट के पहाड़ों को चीरती हुई निकल जाती है। और ब्रह्मपुत्र ठीक उल्टी दिशा में पूरब की ओर हजारों किलोमीटर तिब्बत में बहती है। हाँ, एक ही जगह से पैदा होकर दोनों जानी दुश्मनों की तरह उल्टी दिशा में क्यों भागती हैं? ये तिब्बती पठार की भूगर्भीय संरचना और हिमालय के उठने की कहानी है। अच्छा, जमीन के ढलान का असर है। हाँ, लाखों साल पहले जब हिमालय बन रहा था तो जमीन के ढलान और चट्टानों की परतों ने पानी को दिशा दी। सिंधु को पश्चिम की ओर ढलान मिला और ब्रह्मपुत्र को पूर्व की ओर। बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में तस्कंगपो कहा जाता है, पूर्व की ओर तब तक बहती है जब तक उसे नामचा बरवा नाम का एक विशाल पर्वत नहीं मिल जाता। नामचा बरवा? हाँ, फिर वहां क्या होता है? वहां से वो एक हेयरपिन बेंड यानी एकदम यू टर्न लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरे बाप रे, पूरा का पूरा यू टर्न। हाँ, सोचिए, प्रकृति ने मानसरोवर के पास एक ऐसा वाटर डिवाइडर बनाया है जो एक नदी को उपमहाद्वीप के पश्चिमी छोर को सींचने भेजता है और दूसरी को एकदम पूर्वी छोर को। और इसी बीच गंगा और यमुना सीधे भारत के हृदय यानी उत्तराखंड के ऊंचे हिमनदों से निकलकर मध्य भाग को हरा भरा करती हैं। बिल्कुल सही। ये सच में किसी मास्टर प्लान की तरह लगता है। पूरा का पूरा उत्तर भारत इन बर्फीली चोटियों के वरदान से सिंचित है। हाँ, लेकिन अब इस बर्फ के साम्राज्य से बाहर निकलते हैं। हाँ, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा दक्षिण की ओर आएं तो हम भारत के हृदय में पहुंचते हैं, यानी मध्य भारत के जल स्रोत। और यहाँ ये विषय वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब कोई नदी के उद्गम की बात करता है तो हमारे दिमाग में तुरंत बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ आते हैं। लेकिन मध्य भारत में तो बर्फ का नामो निशान नहीं है। एकदम सही, वहां तो ग्लेशियर नहीं है। फिर भी स्रोत बताते हैं कि मध्य भारत की पहाड़ियां और पठार कई विशाल नदियों का जन्म स्थान है। बिना बर्फ के इतनी बड़ी नदियां कैसे पैदा हो सकती हैं? यही पर हमारी समझ को भूगोल की किताबों से आगे ले जाना होगा। मध्य भारत का भूगोल हिमालय जितना ऊंचा या नाटकीय नहीं है। तो फिर वहां पानी आता कहां से है? इसकी अपनी एक बहुत ही खास और खामोश इंजीनियरिंग है। यहाँ विंध्य और सतपुड़ा जैसी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हाँ, मध्य प्रदेश और उसके आसपास। बिल्कुल। इन पहाड़ियों का निर्माण और वहां मौजूद घने जंगल इन नदियों को जन्म देने के लिए एक एकदम अलग तरह का वातावरण तैयार करते हैं। अच्छा, तो बर्फ नहीं है पर जंगल है। हाँ, यहाँ का तंत्र ग्लेशियर पर नहीं बल्कि जल संग्रहण यानी कैचमेंट पर काम करता है। और ये कैचमेंट एरिया कोई छोटे मोटे तालाब तो नहीं है? स्रोतों में कुछ बहुत ही विशिष्ट स्थानों का जिक्र है जिन्हें सुनकर रोमांच होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी। हाँ, अमरकंटक, ये वो जगह है जहां से नर्मदा जैसी विशाल नदी निकलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही महू के पास स्थित जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश की ही सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है। सिर्फ बारिश के पानी से नर्मदा या महानदी जैसी विशाल नदियां साल भर कैसे बह सकती है? इसे समझने के लिए हमें इन पहाड़ियों को पत्थरों के ढेर के बजाय एक विशाल प्राकृतिक स्पंज की तरह देखना होगा। स्पंज? जैसे पानी सोखने वाला स्पंज? बिल्कुल वैसा ही। अमरकंटक, जानापाव या सिहावा के पहाड़ियों पर बहुत घने जंगल हैं और वहां की मिट्टी व चट्टानों की संरचना जैसे बेसाल्ट और लिटराइट काफी भुरभुरी या छिद्रपूर्ण होती है। अच्छा, मतलब पानी अंदर जा सकता है? हाँ, जब मानसून के दौरान यहाँ भारी बारिश होती है तो ये पानी तुरंत बहकर खत्म नहीं होता। जंगल के पेड़ों की जड़ें और ये छिद्रपूर्ण जमीन उस पानी को सोख लेती है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। ओहो, तो वे पानी को जमीन के नीचे गहराई में स्टोर कर लेते हैं। एकदम सही। और फिर मानसून खत्म होने के बाद अगले 8-9 महीनों तक यही स्पंज धीरे धीरे पानी छोड़ता है। हाँ, बूंद बूंद करके उस पानी को प्राकृतिक झरनों के रूप में बाहर निकालता रहता है। यही झरने आपस में मिलकर नर्मदा, चंबल, ताप्ती और महानदी का रूप लेते हैं। कमाल है। इसलिए भले यहाँ ग्लेशियर ना हो, लेकिन ये प्राकृतिक भूजल तंत्र इन नदियों को जिंदा रखता है। यही कारण है कि ये उद्गम स्थल भारत के मध्य भाग को न केवल जल की आपूर्ति करते हैं बल्कि प्रायद्वीपीय नदियों के नेटवर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। ये एक शानदार तंत्र है, बर्फ के बजाय जमीन और जंगल का स्पंज। लेकिन मध्य भारत की नदियों में एक और रहस्य है जिसमें मुझे स्पष्टता चाहिए। कौन सा रहस्य? देखिए,
प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये नदियां जमीन के सामान्य ढलान के खिलाफ कैसे बह सकती हैं? ये भूगोल का एक बहुत ही शानदार अपवाद है और इसके पीछे का विज्ञान भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में छिपा है। रिफ्ट वैली मतलब कोई दरार? हाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियां पठार के ऊपरी सतह पर नहीं बहती हैं। लाखों साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल के कारण जमीन फट गई थी। बाप रे! और उससे विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच एक गहरी खाई या दरार बन गई। इसे ही भ्रंश घाटी कहते हैं। अच्छा, तो ये नदियां उस दरार के अंदर बहती हैं? बिल्कुल, और इस दरार का ढलान पश्चिम की ओर है। इसलिए जब अमरकंटक से नर्मदा निकलती है तो वो पठार के सामान्य ढलान का पालन करने के बजाय इस गहरी दरार के अंदर अंदर पश्चिम की ओर बहने लगती है। कमाल है। मतलब जमीन के फटने से बनी एक प्राकृतिक नाली उन्हें उल्टी दिशा में ले जाती है। प्रकृति के पास सच में हर चीज का एक लॉजिकल स्पष्टीकरण है। हाँ, और बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण है। खैर, मध्य भारत के इस प्राकृतिक जल संग्रह और दरारों से थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हमारी चर्चा का अगला पड़ाव मौसमी लय और प्रायद्वीपीय व दक्षिणी नदियां हैं। दक्षिण का भूगोल भी उतना ही दिलचस्प है। जैसे उत्तर में हिमालय प्रमुख भूमिका निभाता है, वैसे ही दक्षिण में पश्चिमी घाट एक नायक की तरह उभरता है। हाँ, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा है। यहाँ स्रोतों में गोदावरी नदी का जिक्र है, जो महाराष्ट्र में नासिक के पास पश्चिमी घाट के त्र्यंबक से निकलती है। बिल्कुल। इसके अलावा कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित तल कावेरी या कुर्ग से निकलती है। कृष्णा नदी भी इसी तंत्र का हिस्सा है। अगर दक्षिण भारत से पश्चिमी घाट को हटा दिया जाए तो वो पूरा इलाका एक रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र तट के समानांतर एक लंबी दीवार की तरह खड़ी हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड और मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? आप किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? स्रोत साफ साफ कहते हैं कि ये प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मौसमी है। ये हिमालयी नदियों की तरह सदाबहार नहीं है। हाँ, ये मौसमी है। तो अगर ये नदियां मौसमी है, यानी ये सिर्फ 3 या 4 महीने की मानसूनी बारिश पर निर्भर है, तो ये मई या जून की भयंकर गर्मी में पूरी तरह से सूख क्यों नहीं जाती? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। वे इतने विशाल दक्षिण भारतीय भूभाग को, वहां की खेती को और हजारों सालों से चली आ रही वहां की सभ्यता को कैसे पोषित कर रही हैं? क्योंकि मौसमी शब्द अक्सर ये गलतफहमी पैदा करता है कि ये नदियां बाकी के 8 महीने सूखी रहती हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, हाँ, बताइए। तो हमें ये समझना होगा कि पश्चिमी घाट कोई आम पहाड़ नहीं है। ये अरब सागर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर खड़े लगभग 1500 किलोमीटर लंबे पहाड़ हैं। अच्छा, समुद्र के एकदम पास। बिल्कुल। जब अरब सागर से मानसूनी बादल उठकर भारत की ओर बढ़ते हैं तो ये ऊंची पहाड़ियां एक विशाल अभेद दीवार की तरह उनके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। तो बादल उन्हें पार नहीं कर पाते। आसानी से नहीं। इसे विज्ञान की भाषा में पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। यानी बादल पहाड़ों से टकराते हैं और उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। एकदम सही। और जब वे ऊपर उठते हैं तो ठंडे होकर सारा का सारा पानी वहीं पश्चिमी घाट पर गिरा देते हैं। अच्छा। त्र्यंबक और कुर्ग जैसे स्थान, जहां से गोदावरी और कावेरी निकलती हैं, इसी पर्वतीय वर्षा का सीधा लाभ उठाते हैं। वहां इतनी भयंकर बारिश होती है जिसकी हम और आप उत्तर भारत में कल्पना भी नहीं कर सकते। बाप रे, मतलब बहुत ज्यादा पानी। बहुत ज्यादा। मॉनसून के उन 3-4 महीनों में इतना अथाह जल इन पहाड़ों पर गिरता है कि वो ढलानों से होते हुए इन नदियों का रूप ले लेता है। और क्या जमीन के अंदर भी जाता है, जैसे मध्य भारत में? बिल्कुल। ये पानी उस इलाके की मिट्टी और जमीन के नीचे के एक्विफर यानी जल भंडारों को इतना रिचार्ज कर देता है कि बारिश खत्म होने के महीनों बाद भी ग्राउंड वाटर रिस-रिस कर इन नदियों में आता रहता है। ओहो, तो भले ही इनके पास ग्लेशियर नहीं है, लेकिन मॉनसून के दौरान मिलने वाले पानी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो धीरे धीरे रिलीज होकर इन्हें पूरे साल बहने की ताकत देता है। हाँ, यही इनका मुख्य तंत्र है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे स्रोतों में लगी वो ये है कि गोदावरी और कावेरी निकलते तो पश्चिमी घाट से हैं। हाँ, जो अरब सागर के पास है। यानी अरब सागर से मुश्किल से 50 या 100 किलोमीटर दूर, लेकिन वो अरब सागर में ना गिरकर पश्चिम से पूर्व की ओर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। हाँ, ऐसा क्यों? पास वाले समुद्र में क्यों नहीं गिरती?
यही दक्कन के पठार का जादू है। दक्षिण भारत का ये पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर धीरे धीरे ढलान लेता है। अच्छा, एक झुकी हुई मेज की तरह। बिल्कुल सही कहा, एक झुकी हुई मेज की तरह। इसलिए पश्चिमी घाट पर गिरने वाला पानी अरब सागर में जाने के बजाय इस ढलान के सहारे पूरे दक्षिण भारत को पार करता है। कमाल है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां अपने पीछे जीवन का एक पूरा जाल बुनती हैं, पठार को उपजाऊ बनाती हैं और अंततः पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। हालांकि ये भी सच है कि गर्मियों के आते आते इन नदियों का बहाव काफी कम हो जाता है ना? हाँ, ये तो है। हिमालयी नदियों की तरह ये गर्मियों में उफान पर नहीं होती। सही कहा, गर्मियों में जल स्तर काफी कम हो जाता है और कुछ छोटी सहायक धाराएं तो सूख भी जाती हैं। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का ये सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण अंतर है। एक का इंजन बर्फ की गर्मी से चलता है और दूसरे का इंजन बारिश की मात्रा और जमीन के ढलान से। तो अगर हम अपनी इस गहन चर्चा की भौगोलिक यात्रा को समेटे तो हमने भारत के जल तंत्र के दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद जरूरी चरित्रों को डिकोड किया। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ हिमालय की सदाबहार नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इनके पास बर्फ और ग्लेशियरों का एक स्थायी बैंक बैलेंस है जो इन्हें भीषण गर्मी में भी कभी सूखने नहीं देता और पूरे उत्तर भारत को एक उपजाऊ मैदान में बदल देता है। और दूसरी तरफ विंध्य, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट से निकलने वाली मौसमी या प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। और ये नदियां पूरी तरह से प्रकृति की मौसमी लय पर निर्भर हैं। हाँ, जंगलों के स्पंज इफेक्ट और पहाड़ों की पर्वतीय वर्षा पर निर्भर हैं, जो बारिश के पानी को सहेज कर पूरे मध्य और दक्षिण भारत को जीवन देती हैं। ये सचमुच एक बहुत ही सुंदर, जटिल और संतुलित प्रणाली है जिसने हजारों सालों से इस उपमहाद्वीप की हर सभ्यता को पोषित किया है। बिल्कुल सही। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर दक्षिण के चोल साम्राज्य तक सब कुछ इसी जलतंत्र की बदौलत संभव हो पाया। लेकिन क्या? इस संतुलन के भीतर एक बहुत ही नाजुक और चिंताजनक स्थिति भी छिपी हुई है और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो सवाल क्या है? जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूरी तरह से मौसमी टाइमर यानी मानसून पर निर्भर हैं। हाँ, हमने यही देखा। जरा सोचिए, अगर भविष्य में मौसम के पैटर्न में या हमारे मानसून के चक्र में कोई बड़ा बदलाव आता है तो क्या होगा? मतलब अगर बारिश कम हुई? हाँ, अगर बारिश कम हुई, बारिश का समय बदल गया या फिर पश्चिमी घाट के घने जंगल जो स्पंज का काम करते हैं वो खत्म हो गए तो इन नदियों के पास तो हिमालय जैसे ग्लेशियरों का कोई बैकअप नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जो क्षेत्र पूरी तरह से इन मौसमी नदियों पर निर्भर हैं, मध्य और दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उन पर इस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो बहुत डरावना विचार है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। सच में, ये वाकई एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, प्रकृति ने हमें जो ये विशाल और अद्भुत प्लम्बिंग सिस्टम दिया है, वो कोई लोहे या सीमेंट से बनी मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही बारीक संतुलन पर टिका हुआ है। अगर हम उस स्पंज को या उस मौसमी चक्र को बिगाड़ेंगे तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। एकदम सही बात है। हमें इस तंत्र को सिर्फ समझना ही नहीं है, बल्कि इसका सम्मान भी करना है। खैर, इस गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं।